नमस्कार, स्वागत है आपका ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं अमृता राय। ग्राउंड रिपोर्ट में आज दिखाएंगे जीएसटी लागू होने के साथ ही बढ़ा व्यापारियों का विरोध। इसके अलावा आपको दिखाएंगे देश के 1.5 महीने का राशन खा जाते हैं चूहे और कहां पर जल से बर्बाद हो रही हैं जिंदगियां। लेकिन सबसे पहले ग्राउंड रिपोर्ट की सुर्खियां। जीएसटी के विरोध में व्यापारियों ने रखा भारत बंद। सरकार पर जल्दबाजी दिखाने का आरोप। कारोबार में भारी नुकसान का जताया अंदेशा। चूहे और कीट पतंगे बने किसानों की मुसीबत। बड़ी मात्रा में बर्बाद कर रहे हैं अनाज। हर साल 1,40,000 करोड़ रुपए की क्षति। इटावा के गांवों में दुर्लभ है पीने का साफ पानी। जहरीले तत्वों से खतरे में है जीवन। पाहकला गांव में 70% आबादी विकलांग। और दंतेवाड़ा के लोगों को इंद्रावती नदी पर पुल का इंतजार। जान पर खेल कर करते हैं रोजमर्रा का काम। छोटी नाव एकमात्र सहारा। जीएसटी लागू होने के साथ ही व्यापारियों ने नई कर व्यवस्था के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। शुक्रवार को देश भर के कारोबारी और व्यापारी संगठनों ने मिलकर प्रदर्शन किया। उनको आशंका है कि इससे उनके ऊपर न सिर्फ टैक्स का बोझ बढ़ जाएगा बल्कि इंस्पेक्टर राज की शुरुआत भी हो जाएगी। वापस लो, वापस लो। वाराणसी के बाजारों में आज ये हाल रहा। हाथ में कंप्यूटर लिए और जंजीरों में जकड़कर व्यापारियों ने जीएसटी पर अपना विरोध जताया। व्यापारियों का कहना है कि उन्हें न तो कंप्यूटर का ज्ञान है और न ही जीएसटी के नियमों की बुनियादी समझदारी। व्यापारियों के जीएसटी रूपी जंजीरों में जकड़ा जा रहा है। व्यापारी उससे परेशान है और उनको जीएसटी के बारे में जानकारी नहीं है। यहाँ तक कि अधिकारियों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो हमारा यहाँ मांग है कि इसको जल्दबाजी में न लागू करें, इसको 6 महीने के बाद लागू करें। नाराज व्यापारियों ने कानपुर में रेल रोक दी। जीएसटी के विरोध में कहीं हाथ में तख्ती लेकर नारेबाजी, कहीं भूख हड़ताल, तो कहीं प्रदर्शन, तो कहीं सूने बाजार दिखाई दिए। व्यापारियों की कई मांगे हैं। वे चाहते हैं कि जीएसटी 6 महीने बाद लागू हो। जीएसटी रिटर्न हर 3 महीने पर भरने का प्रावधान किया जाए। दस्तावेजों में गलती होने पर सजा के प्रावधान को खत्म किया जाए। साथ ही कई उत्पादों पर लगने वाले जीएसटी की दरों पर भी व्यापारियों को ऐतराज है। कपड़ा व्यापारियों ने 3 दिन की हड़ताल के बाद शुक्रवार को काला दिवस मनाया। वे कपड़े पर 5% दर से जीएसटी लगाने के खिलाफ हैं। यहाँ बहुत सी ऐसी दुकानें हैं जिनकी 20 लाख रुपए की सेल है और उनका प्रॉफिट साल का 2 लाख रुपए है। वो कहाँ तक वकीलों के खर्चे, स्टाफ की तनख्वाह, घर का खर्चा नहीं निकाल पाएंगे। ये सबसे बड़ी तकलीफ का विषय है। और जो 75 लाख से ऊपर है, 10 सन की रिटर्न भरना, व्यापारी कब उगराई करेगा, कब माल बेचेगा, कब लेगा। जीएसटी भी वैट की तरह ही वर्क कर रहा है, तो उस वैट को बाकी लोग तो समझते हैं, कपड़े वाले नहीं समझते। तो बेटर ये रहेगा कि कपड़े के प्रोसेसिंग के जो 4 स्टेप हैं, उन 4 में से किसी 3 स्टेप के ऊपर जो है जीएसटी लगा दिया जाए और इसको जो है फिनिश कपड़े को फ्री कर दिया। व्यापारियों का कहना है कि आनन फानन में जीएसटी उन पर लादा जा रहा है, जबकि इसकी जटिल प्रक्रिया की जानकारी अधिकारियों को भी नहीं है। गवर्नमेंट ने कुछ इस तरह का कोई पहले प्रावधान समझाना या सेमिनार्स करना, लास्ट मोमेंट पे आके मेरे कपड़े पे लगा दिया गया और हमें एकदम लाके सड़क पे खड़ा कर दिया। 1 तारीख के बाद हम लोग किस तरीके से बिजनेस करेंगे कुछ मालूम ही नहीं है। हम जीएसटी का स्वागत करते हैं, लेकिन वर्तमान स्वरूप जटिलताओं और खामियों भरा है। इसका हम विरोध कर रहे हैं और हर हाल में हमारा प्रधानमंत्री जी से, माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन है कि सरल जीएसटी लाएं, जटिलताओं को खत्म करें। सिलीगुड़ी में कई संगठनों की अपील पर बाजार बंद रहे, तो विजयवाड़ा में श्रम सुधारों के खिलाफ हड़ताल कर रहे सीटू के सदस्य भी जीएसटी के विरोध में सड़क पर उतर आए। सिलीगुड़ी के खालपाड़ा, सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन, माविस्तान, हिलकाट रोड व्यवसाय समिति, मोटर पार्ट्स और हार्डवेयर मर्चेंट ने बंद का पालन कर रहे हैं सुबह 6 बजे से 6 बजे तक। व्यापारियों का कहना है कि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आने वाले दिनों में वो अपना आंदोलन और तेज करेंगे। ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
और अब बात देश में चूहों के आतंक की। जी हाँ, एक तो देश में अनाज भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है और जो अनाज भंडारण में रखे जाते हैं उसका 5% हिस्सा चूहे खा जाते हैं। ऐसी तमाम रिपोर्ट्स आती रहती हैं और इसी तरह की एक रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जानकार तो ये भी बताते हैं कि 5% जो हिस्सा है वो अगर उसको रुपए में गिना जाए तो सालाना तकरीबन 1.5 लाख करोड़ का देश को इससे नुकसान भी होता है। हापुड़ भारत की सबसे बड़ी अनाज मंडियों में से एक है। यहीं पर अनाज की बर्बादी को रोकने के लिए देश का सबसे बड़ा संस्थान भी है। भारतीय अनाज संचयन प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान यानी IGMR यहाँ 1958 से काम कर रहा है। यहाँ फसल कटाई के बाद अनाज की बर्बादी रोकने के लिए कई कारगर उपाय ढूंढे गए, लेकिन चूहे आज भी सिरदर्द बने हुए हैं। वो इतना अनाज बर्बाद कर देते हैं जितने में भारत की आबादी को करीब 1.5 महीने तक खिलाया जा सकता है। चूहों से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है क्योंकि चूहे जो हैं बहुत ही शार्प माइंडेड हैं, ये चालाक हैं और ये दवाइयों से जो दवाइयाँ आजकल प्रचलित हैं जिंक फॉस्फाइड और ये पुरानी, उनसे रेजिस्टेंट हो जाती हैं। चूहे खेती किसानी के सबसे बड़े दुश्मन बने हुए हैं। 1 एकड़ खेती में वो अपने बिलों में करीब 35 किलो धान और 24 किलो गेहूं चुरा कर रख लेते हैं। रात के अंधेरे में वो सबसे ज़्यादा सक्रिय होते हैं, जब किसानों को उनसे हो रहे नुकसान का अंदाज़ा भी नहीं लग पाता। चूहे जो है 5 पॉइंट करीब करते हैं इसका 5.0 जी। और लगभग मतलब चूहों का क्या है कि 8 चूहे एक आदमी के बराबर, क्या किस तरह से? करीब जो है 5 चूहे जो है एक आदमी का खाना खा लेता है। चूहों के अलावा करीब 600 प्रकार के कीट भी भंडार में रखे अनाजों पर हमला करते हैं। अनुमान है कि कीटों और खरपतवार से सालाना करीब 1,40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की फसल नष्ट हो जाती है। भारतीय अनाज संचयन प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान ने ऐसी तकनीक विकसित की है जिससे अनाज को 5 सालों तक बचाया जा सकता है। फिर भी अभी आधे से ज्यादा अनाज का भंडारण परंपरागत ढंग से होता है। हमारे यहाँ जो इंजीनियरिंग सेक्शन था यहाँ पर, उसमें लगभग 100 से ज़्यादा डिज़ाइन बनाए गए थे स्टोरेज स्ट्रक्चर्स के। अलग अलग एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस में अलग अलग मटेरियल को यूज़ करके वो स्टोरेज स्ट्रक्चर कम कैपेसिटी के, बड़े कैपेसिटी के बनाए गए और अलग अलग अनाज रखने के वो उसमें वो सफल पाए गए। बिल्कुल भारत में अनाज भंडारण सुविधाओं की भारी कमी है। 1969-70 से अन्न बचाओ अभियान चल रहा है, लेकिन अभी भी अनाज बचाने की कई चुनौतियां बरकरार हैं। हापुड़ से ग्राउंड रिपोर्ट के लिए कैमरामैन सुदीप दास के साथ अरविंद कुमार सिंह। और इस रिपोर्ट को पहुंचाने वाले अरविंद कुमार सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। अरविंद जी, ये जो चूहों का कहर है वो केवल उत्तर भारत तक सीमित है या पूरे देश में है, और कितने बड़े पैमाने पर ये देश के अनाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं? देखिए मतलब जी, चूहे जो है पूरी दुनिया भर में समस्या खेती के लिए बने हुए हैं और कई जगह तो सरकारों ने काफ़ी काम किया है। हमारे यहाँ अभी उस स्तर पर काम नहीं हुआ। जो हापुड़ की जो संस्था है, जो भारतीय अनाज प्रबंधन संस्थान, उसने इस पर काफ़ी रिसर्च किया है और ये पाया है कि हमारी आबादी के करीब 4 गुना जो है चूहे होंगे जो है। और ये जो है हमारे, तो मतलब हमारी आबादी अगर 125 करोड़ है तो उसकी 4 गुना चूहों की आबादी है। बिल्कुल 4 गुना है। और आप आश्चर्य करेंगे कि एक चूहा 1 एकड़ जमीन में 35 किलो तक जो है धान चुरा लेता है। वो 35 किलो, मतलब 35 किलो कोई छोटा मोटा वो नहीं है। मतलब 1 एकड़ में अगर ये पोजीशन है 35 किलो, तो कितना इसके बाद जो है स्टोरेज में जो है घुसते हैं। जो सरकारी राशन में अनाज बांटती हैं वो भी 30-35 किलो ही पर हेड बांटती हैं, तो उतना चूहा खा जाते हैं। उनमें से देखिए क्या है कि 2 तरह के पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज जो है, वो फसल कटाई के पहले चूहों का जो डैमेज होता है वो खेत में होता है, उसके बाद भी दोबारा होता है। 600 तरह के कीट ऐसे हैं जो स्टोरेज लॉसेस को बढ़ाते हैं। तो कुल मिलाकर के ये 5% ऐसा है जो अनाज हमारा कुल किसान पैदा करता है, उसका मतलब 5% ये दोनों नुकसान कर देते हैं सिर्फ कटाई के बाद ले जाने में। तो कुल मिला के ये लग रहा है कि इस तरफ जो ध्यान देना था वो नहीं दिया जा सका और वो लगातार बढ़ता है। लंबे समय से तकरीबन दशकों से काम कर रही हैं। आपकी रिपोर्ट बताती है 1958 से ये संस्थाएं काम कर रही हैं। तो कोई चूहों से लड़ने का या अपने अनाज को बचाने का, जो भंडारण में है कम से कम उनको बचा लेने का कोई उपाय संस्थाओं ने क्यों नहीं अभी तक निकाला? देखिए अभी एक उपाय जो इन लोगों ने किया जो सक्सेसफुल रहा, उसको हापुड़ बिन बोलते हैं, जो हमारे
हमारे यहाँ पुरानी परंपरागत जो भंडारण की प्रणाली है, स्टोरेज जिनको बोलते हैं, कि बुखारी बोलते हैं, जहाँ अनाज रखते हैं, वो अभी भी आधे से ज़्यादा अनाज ट्रेडिशनल तरीके से रखा जा रहा है। और ये हापुड़ बिन जो है वो स्टील की बिन है, उससे जो है मॉइस्चर और चूहों के जाने का खतरा कम हुआ। लेकिन अभी भी जो कुल अनाज है उसका इतना बड़ा हिस्सा वो खा रहे हैं और चालाक हो गए। जो नई रिसर्चेज हैं वो बता रही हैं कि वो जो चूहे हैं वो किसी भी तरीके से काबू में नहीं आ रहे हैं। वो जो नई दवाएं जो डालते हैं उसको चालाकी से उससे अलग हट जा रहे हैं। तो चूहों के मारने का जो अभियान है वो सफल नहीं हो पाया है और वो आज की तारीख में जो स्टोरेज के लिए वो सबसे बड़ा खतरा बने हुए हैं। और बहुत आपकी रिपोर्ट बताती है कि तकरीबन 1.5 लाख करोड़ 1,40,000 करोड़ के करीब जो है चूहे नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो क्या इनकी आबादी को कंट्रोल करने के लिए या इनसे सुरक्षा के लिए और दूसरे संस्थानों में भी कुछ रिसर्च हो रहा है, कुछ काम हो रहा है? नहीं, ये मुख्य रूप से इसी हापुड़ के संस्थान में यही अनाज बचाओ अभियान जो 1958 में ये संस्था जब खुली तो यूनाइटेड नेशंस ने मदद की कि कैसे इसको जो अनाज किसान इतने मुश्किल से करता है। तो उस समय जब लॉसेस थे वो करीब 10% थे। अब वो लॉसेस घट करके आ गए हैं जो है करीब जो है 5% के आसपास। तो वो जो 5% है उसको इस हिसाब से देखिएगा कि तब हमारा उत्पादन जो खाद्य का था वो बहुत कम था, आज जो है कई गुना बढ़ गया है। तो उस हिसाब से अगर आप ये देखेंगे अनाज के खाने की जो आवृत्ति है वो पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। मतलब पहले जो अनाज खाते उससे ज़्यादा। तो ये जो रिसर्चेज जो बहुत हुई हैं, लेकिन ये जो चूहे जो सबसे ज़्यादा डैमेजिंग है, जो हमारे घरों में जो पाए जाने वाले चूहे हैं वो नुकसान पहुँचा रहे हैं और उस पर जितनी रिसर्चेज हैं वो फेल हो रही हैं और इसीलिए खतरा बढ़ रहा है। लगातार जो है उसकी आबादी भी बढ़ रही है और उनके नुकसान की आवृत्ति भी बढ़ रही है। तो मुझे लगता है कि खतरे बहुत तरीके से किसानों के ऊपर बढ़ रहे हैं। उनमें से एक खतरा चूहे भी बन के सामने उसमें एक चीज छोटी सी और है कि जो चूहे हैं उनसे निपटने के लिए सरकार संसाधन नहीं दे रही कृषि विभागों को और इसलिए ये ज्यादा और खराब स्थिति है। कोई ध्यान नहीं, रिसर्च तो हो रहा है हमारा लेकिन लैब टू लैंड बहुत वीक है। ये जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए अरविंद कुमार सिंह। हाल के सालों में किसानों ने पैदावार तो बहुत बढ़ाई है, मेहनत भी बहुत की है, लेकिन उसके मुताबिक आमदनी नहीं बढ़ी है, उन्हें उसके मुताबिक दाम नहीं मिल रहा है। घरेलू स्तर पर तो किसानों को नुकसान हो ही रहा है दाम ना मिलने से, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी किसानों को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कृषि पैदावार यानी कृषि उत्पादों के दाम में भारी गिरावट आई है और इसका असर देश से जो अनाज निर्यात होता है उस पर भी पड़ा है। आइए देखते हैं आंकड़ों पर आधारित हमारी एक खास रिपोर्ट। खेतों में फसल लहलहाने के बावजूद किसान परेशान हैं। पैदावार का वाजिब दाम ना मिलने की उनकी समस्या बढ़ती जा रही है। कृषि उपज के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मंदी इसका बड़ा कारण है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत गिरने का भारत पर बहुत बुरा असर पड़ा है। पहले भारत कृषि उत्पादों का जितना आयात करता था उससे ज्यादा यहाँ से निर्यात होता था, लेकिन पिछले 3 साल में ये रुझान पलट गया है। एक तरफ निर्यात घटा है, वहीं विदेशी उत्पाद सस्ता होने से उनका आयात बढ़ा है। 2013-14 में भारत में कुल कृषि निर्यात 43.2 अरब डॉलर का था। 2016-17 में ये 33.8 अरब डॉलर ही रह गया। इस बीच आयात 15.5 अरब डॉलर से बढ़कर 25.6 अरब डॉलर हो गया। इससे कृषि उत्पादों से भारत व्यापार लाभ 27.7 अरब डॉलर से घटकर महज 8.2 अरब डॉलर रह गया। इंटरनेशनली प्राइसेस काफ़ी लो रहे हैं और प्राइसेस कम रहे हैं, तो उसका एक असर जो है वैल्यू टर्म्स में आ जाता है। और दूसरा उसका असर इसलिए भी है क्योंकि इंटरनेशनली बाकी जो रिच कंट्रीज़ है जहां हम एक्सपोर्ट करते थे वहां जो इकोनॉमी अच्छी नहीं चल रही है, तो इसलिए जो है उन एक्सपोर्ट डिमांड जो है वो भी कम हुआ है। साल 2003 के बाद कृषि उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी का दौर रहा। इसका फायदा भारतीय किसानों को भी खूब हुआ। पिछले 3 साल से विश्व बाजार में कीमत तेजी से गिरी है, तो भारतीय किसानों की मुसीबत बढ़ गई है। ग्लोबल प्राइस जो है ट्रांसमिट होगा ही यहाँ भी और यहाँ का प्राइस कहीं और भी, तो वो तो रहेगा ही, तो वो तो उसका असर है। लेकिन सबसे ज़्यादा कारण मेरे ख्याल से इंटरनल है, डोमेस्टिक है। उसका कारण ये है कि डोमेस्टिक मार्केट हमारा इम्परफेक्ट है। जरा सा भी प्राइस प्रोडक्शन बढ़ता है तो तुरंत दाम क्रॉस कर जाता है। भारत सरकार ने 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है।
लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार की हालत अगर नहीं सुधरी तो ये मकसद पाना कठिन हो सकता है। दिल्ली से ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको मिलवाएंगे हैदराबाद के एक दंपति से जिसने बनाए हैं बैम्बू के नायाब डिजाइन्स। I think they're ready to surrender. आईएनए की बागी फौजियों पर अंग्रेज देशद्रोह का मुकदमा चलाएंगे। उन तीनों के बचने के चांसेस कम हैं। ये कोई आम केस नहीं, कोर्ट मार्शल है। बोला भाई, ये केस आप कांग्रेस के लिए नहीं, सुभाष बोस के लिए लड़ी। Lieutenant Gobak Singh Dillon, Captain Shah Nawaz Khan, Captain P.K. Sehgal. Section 41, waging war against the king. You are charged with murder. Do you plead guilty to the charges read out? ईमानदारी से आजादी के लिए लड़ने वाली अगर कोई फौज है तो उसका नाम है आजाद हिंद फौज। The safety, honor and welfare of your country comes first, always. British Indian Army hand you over to the Japanese Imperial Army. हिंदुस्तान और अंग्रेजों के बीच एक धागा था, वो टूट गया। इस बार कुछ ऊपर नीचे हुआ तो देश में बवाल मचा है। अब जनता किसी अंग्रेज को नहीं छोड़ेगी। रात दिन अपने सीने विच वजदी आजादी दे राग नू बंद कर ला। अंग्रेजी अफसरों ने साडी हिफाजत नहीं की तो वो हमारी वफादारी के हकदार किस तरह हो सकते हैं? आज हिंदुस्तानी फौज के पास अपना असली मकसद है, हिंदुस्तान की आजादी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये मुकदमा पूरी इंडियन नेशनल आर्मी का है। क्योंकि हमने वो दिन देखा है जब हमें ऐसा लगा था कि हमने हिंदुस्तान को वाकई आजाद कर दिया। देश की आजादी की लड़ाई कोर्ट में लड़ी जा रही है और इस वक्त पूरा देश एक साथ तैनात है। This trial and its judgment shall be remembered throughout history. और अब बात करते हैं हफ्ते के मुद्दे की। जल ही जीवन है, ये इटावा के लोगों के लिए मजाक बन गया है। जी हाँ, इटावा जो उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है, यहाँ पर तमाम जिंदगियाँ साफ पीने के पानी के लिए मोहताज हैं और पीने के पानी से लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो रही हैं। पीने के पानी में जो जहरीले तत्व मिले हैं उससे हज़ारों लोग विकलांग हो रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं इटावा से खास ग्राउंड रिपोर्ट। तारा सिंह पिछले 15-20 सालों से चारपाई पर पड़े हैं। इनके पैर जवाब दे चुके हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के पाहकला गांव में तारा सिंह जैसे अनेक लोग हैं जो यहाँ के दूषित पानी का शिकार हुए हैं। यहाँ की आबादी का तकरीबन 70% हिस्सा विकलांग है। इन्हें दिक्कत हुई 20 साल हुई। तब से लेटे हैं? तब से लेटे हैं। किस बात को लेकर दिक्कत है? अब से पानी सोए और काय सोए। इस गांव में जमीन के अंदर से निकलने वाले पानी में फ्लोराइड और कई तरह के हानिकारक तत्व हैं। इसे पीने से किसी के पैर टेढ़े हो गए तो किसी की कमर सीधी नहीं होती। छोटे छोटे बच्चे भी इसकी चपेट में आ रहे हैं, फिर भी लोग वही पानी पीने को मजबूर हैं। यही हाल आसपास के गांवों का भी है। क्या करें, मजबूरी है भाई, क्या करें, परेशानी है पानी की वजह से। तपनी काट रहे मुसीबत, और क्या करें। दिक्कत का ये गोड़े की दिक्कत है, परेशानी है, गोड़े टेढ़े हुई को ये गोड़े ऐसे। ये कैसे हो गया है? पानी के वजह से। ग्राम पंचायत में शादियां भी नहीं हो रही हैं। शादियों के लोग आते हैं तो कहते हैं कि हमारी जब बेटी यहाँ आएगी तो उसकी ये हालत यही हो जाएगी, और जो बच्चे पैदा होंगे उससे उनकी भी हालत यही होगी। इलाके में पानी के लिए टंकी बनी, पाइपलाइन भी बिछी, लेकिन अब तक पानी नहीं पहुंचा। ये भी मेरे संज्ञान में है और इस कॉन्ट्रैक्टर जो है इस बॉन्ड का, उसका अनुबंध फाइनल नहीं किया गया।
उसके कई भुगतान रोके हुए हैं हमने और उसे कभी भी ठीक कराने की कार्यवाही कराई जा रही है। साफ है कि सरकारी इंतजाम नाकाम है। ऐसे में लोग जमीन का दूषित पानी पीने को मजबूर हैं, जिसकी उन्हें महंगी कीमत चुकानी पड़ रही है। इटावा से ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। एक और कहानी दिखाते हैं जहां पानी की वजह से जानें जा रही हैं। जी हाँ, मगर ये जहरीले पानी की शिकायत की वजह से नहीं है, बल्कि पानी की वजह से जिंदगियों के जूझने की कहानी है। जो जिंदगियां एक नदी की वजह से टापू में रहने के लिए मजबूर हैं, और अगर वो नदी पार करके जाते हैं तो डूबने का खतरा होता है, क्योंकि जब मानसून आता है तब नदी में पानी बढ़ जाता है और उसकी वजह से तमाम तरह की दिक्कतें रोज़मर्रा के जीवन में लोगों को पेश आती हैं, यहाँ तक कि कई बार जिंदगियाँ भी खतरे में पड़ती हैं। हम आपको बताते हैं दंतेवाड़ा की इंद्रावती नदी के आसपास रहने वाले लोगों की कहानी। छत्तीसगढ़ की इंद्रावती नदी के आसपास रहने वाले लोग बारिश का नाम सुनकर ही सहम जाते हैं। वजह है हर साल आने वाली बाढ़, जो यहाँ के लोगों के लिए मुसीबत बनकर आती है। 350 मीटर पाट वाली इस नदी पर पुल नहीं होने की वजह से गांव वालों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी इन लोगों को खतरों से खेलना पड़ता है। नदी पार करने के लिए छोटी नाव भी इन्हें घंटों इंतजार करने के बाद मिलती है। बरसात के समय में हम लोग अपनी छोटी डोंगी में पार हो पाते हैं। बीमार वगैरह होने पर हमारा इलाज नहीं हो पाता। राशन पानी लाने के लिए हमें बाजार तक आना पड़ता है, उसके लिए हमें तकलीफ होता है। उधर दुकान नहीं है, कुछ नहीं है। गांव वालों के मुताबिक आए दिन यहां नदी पार करते समय लोगों को जान गंवानी पड़ती है। नदी में जानवरों की मौजूदगी भी खतरनाक है। बीमार होने पर यहाँ इलाज कराना एक बड़ी मुश्किल है। जयंती नाम की महिला है, वो बाजार आई थी, उसके साथ एक उसी के गांव का लड़का रहा, जो नाव में साइकिल और उसका सामान लेके जब नदी पार कर रहे थे, तो नदी पार करते समय और किनारे में नाव पलट गया। गांव वालों की दिक्कतों को दूर करने के लिए कई बार वादे किए गए। हर बार चुनाव के वक्त नदी पर पुल बनाने का ख्वाब दिखाया गया, लेकिन साल दर साल बीतने के बावजूद आज तक ये वादे अधूरे दिखते हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो देश के कुछ हिस्से जहां पानी की मार झेल रहे हैं, वहीं कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जो पानी की किल्लत झेल रहे हैं, और पानी की किल्लत से सिर्फ इंसान ही नहीं, पशु पक्षियों की भी जिंदगियां खतरे में पड़ रही हैं। हम आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश के मुरैना की कहानी, जहां पर एक दिन में एक साथ 21 मोरों ने दम तोड़ दिया। बंजर जमीन, सूखा कुआं और बदहाल किसान, बुंदेलखंड की यही हकीकत है। मध्य प्रदेश का मुरैना जिला पानी की किल्लत झेल रहा है। इसका असर राष्ट्रीय पक्षी मोर पर भी पड़ा। अलग सूखा तो एक साथ 21 मोरों ने दम तोड़ दिया। गांव वालों ने जब देखा तो आनंद फानन में स्थानीय प्रशासन को इत्तला दी। और ऐसा भी पता पड़ा था कि पानी की कमी के कारण हुआ है, तो हमने पीएचई का अमला भी हमारा गया हुआ है, और अगर कोई हैंडपम्प हमारे ख़राब हैं तो वो ठीक कराएगा, और वन विभाग इसकी जांच करेगा कि ये मोरों की मौत कैसे हुई है। प्रशासन भले ही मुस्तैदी का दावा कर रहा हो, लेकिन गांव वाले अलग कहानी सुना रहे हैं। उनके मुताबिक हर साल दर्जनों मोर यहाँ प्यास से दम तोड़ देते हैं। आए दिन 3 साल से इसी तरह से मोर खत्म हो रही हैं। बराबर विभाग को, थाने को, मीडिया को, सबको सूचना कर रहे हैं। सभी प्रशासनिक अधिकारियों को सूचना दे रहे हैं हर साल, लेकिन यहाँ किसी भी प्रशासनिक अधिकारी का किसी भी तरह से कोई सहयोग नहीं है। भारत में मोर को राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा हासिल है और ये कानूनी तौर पर संरक्षित है। इसके बावजूद एक तरफ देखरेख के अभाव में मोरों की जान जा रही है, वहीं मोर पंख बेचने के लिए इनका शिकार भी हो रहा है। 1991 में WWF ने अपने आकलन के आधार पर दावा किया था कि मोरों की संख्या आज़ादी के बाद घटकर आधी रह गई है। उसके बाद मोरों की संख्या को लेकर कोई अध्ययन नहीं हुआ, लेकिन जानकार मानते हैं कि इसमें और गिरावट आई है। मुरैना से ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। संपत्ति का अधिकार जो है वो पहले मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता था, लेकिन 1978 में इसे मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर वैधानिक अधिकार की सूची में डाल दिया गया। आइए दिखाते हैं इतिहास की नज़र से इस पूरी घटना का एक नज़र। भारतीय संविधान में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया था।
लेकिन 1978 में 44वें संविधान संशोधन के जरिए इसे मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया। उसके बाद संपत्ति का अधिकार महज कानूनी अधिकार रह गया। संपत्ति का अधिकार आरंभ से विवादास्पद रहा। इसके मौलिक अधिकार के कारण जमींदारी प्रथा के खात्मे और भूमि सुधार संबंधी कानूनों पर अमल में दिक्कतें आई थी। कई मामलों में न्यायपालिका ने हदबंदी से ऊपर की जमीन छीनने से सरकार को रोक दिया। इसी कारण संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। फिर भी मुश्किलें आती रहीं। आखिरकार आपातकाल के बाद बनी जनता पार्टी की सरकार ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया। क्या आपने कभी बैम्बू साइकिल के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना है तो आइए आपको लेकर चलते हैं हैदराबाद और मिलाते हैं प्रशांत लिंगम और उनकी पत्नी से, जिन्होंने बैम्बू से बनाए हैं तमाम नायाब अनूठी चीजें। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। खूबसूरत मकान, फर्नीचर, शोपीस और साइकिल, ये सभी सामान बांस से बने हैं। इन्हें बनाया है तेलंगाना के रहने वाले प्रशांत लिंगम और उनकी पत्नी अरुणा ने। प्रशांत और अरुणा ने 5 साल पहले बांस से सामान बनाना शुरू किया था। वो अब तक ऐसी 150 से ज़्यादा चीज़ें बना चुके हैं। इस घर में दिख रहा हर सामान बांस से बना है। शुरुआती शंकाओं के बाद अब इन चीज़ों के खरीदार भी मिलने शुरू हो गए हैं। हमने शुरू किया था पिछले 3-5 साल से, तो किसी ने भी कुछ भी नहीं पूछा था। हम लोग ऑलमोस्ट 3 साल एक घर भी नहीं बनाया था हम लोगों ने। तो बाद में आराम से एक बनाना शुरू किया। लोगों को पता चला कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसका खर्चा काफी कम है। तो अभी ऑलमोस्ट हम लोग ने पिछले 5-6 साल में करीब 150 प्रोजेक्ट किए हैं। प्रशांत और अरुणा को आशा है कि ऐसे घरों और सामानों से ऐसी चीजें प्रचलन में आएंगी जिनसे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचता। रिसेंटली बैम्बू साइकिल एक बनाए हैं, तो इसका भी टेस्टिंग चल रहा है। मोस्टली हम लोग 3 महीना बाद इसको ऑन ग्राउंड लॉन्च कर देंगे। तो ये हमारा नया प्रोजेक्ट है अभी। प्रशांत और अरुणा ने ये सामान बनाने का आइडिया त्रिपुरा के एक छोटे से गांव से हासिल किया और अब वो इन्हें लोकप्रिय बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हैदराबाद से ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अगले हफ्ते देश के अलग अलग हिस्सों से फिर लेकर आएंगे अलग अलग कहानियां। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।